नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टॉपिक का नाम है और इस पर आज हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि कितने प्रकार का होता है और उनमें क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या केस लॉज हैं और वर्तमान में से संबंधित क्या केस हैं, ये सारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि जो हमारा लक्ष्य है इस चैनल का कि विधि की जानकारी से कोई भारत का व्यक्ति वंचित ना रहे, तो सब तक ये जानकारी पहुँचे। आइए बिना विलम्ब किए ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट जिसे का हिंदी अर्थ होता है अवमान। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अवमान और अपमान दोनों में अंतर होता है। अवमान कोर्ट का होता है और अपमान व्यक्ति का होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई संविधि द्वारा निर्मित निकाय, कोई बॉडी जब अपना फंक्शन करती है, अपना कार्य करती है और उसके कार्य में अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न डालता है या उसके प्राधिकार में कमी करने का प्रयत्न करता है या उसके लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में अवमान होता है। तो उसी संबंध में आज हम लोग न्यायालयी अवमान की बात करेंगे। और न्यायालयी अवमान की बात करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानकारी होगी कि जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 में आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप ये सोचेंगे कि जब भारतीय संविधान की तरफ से आपको ये गारंटी दी गई है, आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें 7 प्रकार के बाउंडेशन दिए गए हैं, लेकिन उसमें कहीं न्यायालय अवमान का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी एक ऐसी संस्था, एक ऐसी बॉडी जो लॉ को व्याख्यायित करने का कार्य करती है, उसको एक्सप्लेन करने का कार्य करती है, उसके लिए अपशब्द कहेंगे तो वो इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह होगा, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। और आपको जैसे पता है कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है और इसलिए हर कोर्ट, और अनुच्छेद 219 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। तो इन दोनों को ही अपने अवमान के लिए और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने का अधिकार है। अब आइए देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है क्या होता है। तो आप जान गए। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, ये कहाँ डिफाइन किया गया है, इसको देखते हैं। तो आपके पास इसको देखने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो कि 1971 में भारत में प्रभावित हुआ है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2B और 2C में 2 प्रकार के कंटेम्प्ट्स की बात की गई है। यानी कि इस एक्ट को पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि 2 प्रकार के अवमान होते हैं, एक सिविल अवमान और दूसरा दांडिक अवमान, यानी कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जो सिविल कंटेम्प्ट है उसे सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसे सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। आइए हम देखते हैं पहले सिविल कंटेम्प्ट की क्या परिभाषा होती है। सिविल कंटेम्प्ट की परिभाषा में इसमें लिखा गया है, सिविल कंटेम्प्ट मीन्स ए विलफुल डिसओबेडिएंट। ये आप शब्द याद रखिएगा, सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल ओबेडिएंट, मतलब साशय किसी के आदेश की अवहेलना करना। किसी का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोर्ट के आदेश की साशय मतलब जानबूझ करके किसी कोर्ट के आदेश, डिक्री, निर्देश, या आपने न्यायालय में कोई शपथ पत्र दिया है, एफिडेविट दिया है, उसका आप बिल्कुल ब्रीच करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि आपने उस न्यायालय में व्यवहारिक अवमान किया है, यानी कि सिविल अवमान किया है। ऐसा मतलब जो 2B की परिभाषा है उसमें दिया गया है। मैं परिभाषा पढ़ देता हूं, आप लोग देखिए। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स ए विलफुल डिसओबेडिएंट ऑफ एनी डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, डायरेक्शन और रिट ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ सेंटेंस मेड बिफोर कोर्ट। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप न्यायालय की किसी आदेश, निर्देश, समानुदेश, डिक्री, किसी भी चीज़ का अगर आप जो उसने किसी मुकदमे के संदर्भ में दिया है या उसने अपनी कोई ओपिनियन रखी है, उस ओपिनियन को आप जानबूझ करके उसको नहीं मानते हैं,
तो ये माना जाएगा कि आपने व्यावहारिक अवमान किया है। और इसके लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है, इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 12 में पनिशमेंट की बात की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि किसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उसमें ये कहा गया कि सिविल कंटेम्प्ट के लिए एक तो ये होता है कि भर्त्सना करके छोड़ दिया जाए, मतलब कि उसको उसने जो विलफुल ब्रीच किया है या विलफुल डिसओबीडिएंट किया, उसके लिए उसको समझाया जाए कि इस प्रकार के कार्य आप नहीं करिए, और उसको समझा बुझा करके भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देकर के उसको छोड़ दिया जाए। या अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। आइए इस सिविल कंटेम्प्ट के संदर्भ में कुछ केस लॉज देखते हैं, जिससे आपको क्वाइट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला केस था TR धनंजय वर्सेस J वासुदेवन, 1995 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। फिर से देखिएगा, TR धनंजय बनाम J वासुदेवन। ये एक सिविल कंटेम्प्ट का केस था, जैसे कि मैंने अभी आपको सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बताया। तो ये सिविल कंटेम्प्ट का केस था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में असफल रही थी। जिसमें कि जो ये पिटिशनर है TR धनंजय, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में एक अप्लाई किया था एक पद के लिए, एक नौकरी के लिए उन्होंने, और उन्हें उसमें अपॉइंट नहीं किया गया था। और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य, क्योंकि वो हर एक जो उस पद के लिए अर्हताएं थी, उस योग्यता थी, उसको पूरा कर रहे थे TR धनंजय साहब, और उनको जो है उस वहाँ पर अपॉइंट किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने उनको अपॉइंट नहीं किया। तो इसमें न्यायालय ने इसको जो है विलफुल डिसओबीडिएंट माना अपने डायरेक्शन का, और इसे जो है संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि जो वासुदेवन साहब थे, इन्होंने एक कंप्लेन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस प्रकार से आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, तो उनके कंप्लेंट को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने दोबारा से ये आदेश किया कि उनको जो है उस पद पर रखा जाए और इस प्रकार के कार्य राज्य न करे जिससे न्यायालय का अवमान हो। दूसरा मामला था शोरीलाल एंड सन्स वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी एक सिविल कंटेम्प्ट था, ये भी 1995 का मामला था, जिसमें जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप जो है एक कमेटी का निर्माण करिए, और उस कमेटी के निर्माण से आप ये देखिए कि जो आपके यहाँ रूम्स का जो अलॉटमेंट हुए हैं भवनों के, उन भवनों के अलॉटमेंट में जो अनियमितताएं हुई हैं, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसकी जांच करें और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी उसने ऐसा नहीं किया, तो न्यायालय ने इसे कंटेम्प्ट माना और कंटेम्प्ट मानते हुए इसमें जो है निर्णय दिया। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर फाइन इम्पोज किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर। एक और केस था, देख लीजिए, धनंजय, धीरे धीरे कैप करके, धनंजय शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक फॉल्स एफिडेविट दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप शपथ पत्र देते हैं न्यायालय में और उसमें से किसी भी शपथ की आप ब्रीच करते हैं तो भी आप सिविल कंटेम्प्ट के दोषी पाए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो एफिडेविट दिया गया था उसमें कुछ गलत बातें मेंशन कर दी गई थी जो बाद में झूठ साबित हुई। इसको न्यायालय ने जो है सिविल कंटेम्प्ट माना और कोर्ट ने कहा कि यह एक जो है गंभीर व्यवहारिक अवमान है और इस प्रकार की चीज़ें न्यायालय के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और इसके लिए कोर्ट ने फाइन इम्पोज किया था। अब आइए दूसरी बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी कि दंडिक अवमान, ऐसा जिसके लिए न्यायालय के पास दंड देने की शक्ति होती है, फाइन दे के साथ साथ वो दंड भी दे सकती है। तो दंड क्या देगी? दंड अधिकतम 6 महीने का दे सकती है, या उसके साथ साथ कुछ समय के लिए उस अधिवक्ता को प्रैक्टिस से, लीगल प्रैक्टिस से रोक सकती है, रोक लगा सकती है उस पर। तो आइए देखते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, जो 2C में डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में। तो इसमें कहा गया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स पब्लिसिटी, शब्द पब्लिसिटी, उसमें देखिए क्या था, विलफुल ब्रीच या विलफुल डिसओबीडिएंट, और यहाँ पर है पब्लिश, यानी कि किसी चीज़ को आपने प्रकाशित कर दिया, वो बाहर चली गई, उसको लोग जान गए। किस चीज़ के प्रकाशन की बात यहाँ पर हो रही है? एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली, इन राइटिंग, बाय साइंस, वीडियो और बाय एनी अदर टाइप, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसको पब्लिश कर रहे हैं, चाहे साइन दिखा करके, चाहे लिख करके, बोल करके, किसी भी रूप में,
अगर आप जो है कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती हो, न्यायालय के प्राधिकार को ठेस पहुंचती हो। अभी देखिए इसमें क्या किस प्रकार के शब्द आप बोलते हैं। बाई विच द ऑनर ऑफ कोर्ट इज अंडर क्वेश्चन, और जिससे कि न्यायालय का अवमान होता है। इसमें कहा गया किसी न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगाना, मतलब सीधे सीधे हिसाब से कहें लांछन लगाने का मतलब ये होता है किसी को गाली देना। तो अगर किसी न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगाने वाले कोई शब्द, कोई साइन, कोई एक्ट ऐसा किया जाता है, कोई वीडियो ऐसा रिलीज किया जाता है, कुछ लिख दिया जाता है ऐसा, तो ये माना जाएगा कि आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है। या तो ऐसा हो, या तो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि यह न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगाने वाला है, ये जो एक्ट है, तो ये माना जाएगा कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। दूसरी बात इन्होंने कहा किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसमें अड़चन पैदा करता है। मतलब न्यायालय के अंदर कार्रवाई हो रही है, उसमें कोई आप अड़चन पैदा करें, कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य ऐसे करें, आप उठ करके चले जाएं, आप वहाँ धरना करने लगे, आप अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछने लगे, आप जज के ऊपर भड़क जाइए, इस प्रकार की चीज़ें। किसी अन्य रीत से न्याय प्रशासन में अड़चन पैदा करता है या अड़चन पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये माना जाएगा कि उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अन्य साधनों का मतलब ये है कि जज को घूस देना, जज से आउट ऑफ कोर्ट कहीं मिलने जाना, या जज जो कि किसी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर देना। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि आपके जस्टिस प्रशांत भूषण के मामले में जिस प्रकार से हुआ है। आइए इसका कुछ केस देखते हैं। इसका जो दो बहुत प्रसिद्ध केस हैं, एक है इनरी अजय कुमार पांडे एडवोकेट, और दूसरा है इनरी विनय चंद मिश्रा एडवोकेट। दोनों केस के बारे में समझते हैं। इसका जो फैक्ट था उसमें एक था कि इसमें फैक्ट के लिए आपको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें आप केवल इतना समझिए कि जज के विरुद्ध एसएलपी में जो एडवोकेट ने एसएलपी फाइल की थी, उसमें जज के विरुद्ध भी अपमानित शब्द प्रयोग किए गए थे, जिसको जो है न्यायालय ने कंटेम्प्ट माना और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया और उसमें गिल्टी पाया और उन्हें 4 महीने की सजा, इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपये के फाइन किससे दंडित किया गया था। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट था, जिसमें उन्होंने लिख करके प्रकाशित किया था, न्यायालयी प्राधिकार को लांछन लगाया था, न्यायालयी प्राधिकारी को। और दूसरा विनय चंद मिश्रा वाला केस है, उससे आप सभी लोग तो परिचित ही हैं कि विनय चंद मिश्रा ने किस प्रकार से जस्टिस किसौटे को भरी अदालत में अपमानजनक शब्द कहे थे, और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट को पत्र लिखा। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो पत्र जो है भेजा, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको भी जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी पाया गया, क्योंकि उन्होंने जो क्षमा पत्र लिखा था उसमें उन्होंने बहुत ही अभद्र शब्द उसमें भी प्रयोग किए थे। और इसके लिए एक ब्रीफ वीडियो जो है विनय चंद मिश्रा केस पर, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, उस पर इस चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। विनय चंद मिश्रा केस और अजय कुमार पांडे वाला केस हम शीघ्र ही लेकर के आएंगे। और उसमें भी जो न्यायालय था, न्यायालय ने विनय चंद मिश्रा वाले मामले में भी 6 महीने का साधारण कारावास, जो कि इस शर्त के साथ था कि अगर 4 साल तक ये फिर से कोई ऐसा कार्य करते हैं तो इन्हें 6 महीने कारावास में रहना पड़ेगा। और 3 वर्ष तक के लिए प्रैक्टिस से उन्हें बार कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये था विनय चंद मिश्रा वाला केस। और एक और जो है इसमें डीसी सक्सेना वर्सेस ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी अजय कुमार पांडे जैसा ही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक इन्होंने एसएलपी दायर की, जिसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता की 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने खारिज कर दिया। तो इन्होंने एक और एप्लीकेशन जो है कोर्ट में दी और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और जो दोनों और जजेस थे उनको ये कहा कि ये जो है किसी के अंडू इन्फ्लुएंस में है, ये किसी के दबाव में कार्य करते हैं और इन्हें कूट रचना के लिए आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत जो है दंडित किया जाना चाहिए।
और तमाम प्रकार की बातें उसमें जो है डिफेमेटरी बातें उसमें लिखी गई थी, जिसको जो है न्यायालय ने कंटेम्प्ट माना और कंटेम्प्ट मानते हुए इनके विरुद्ध है कार्रवाई करते हुए जो पनिशमेंट था इसमें 3 महीने का साधारण कारावास और 2000 रुपये का फाइन इस मामले में दिया गया था। तो दोस्तों ये था कंटेम्प्ट, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कंटेम्प्ट समझ गए होंगे क्या होता है, और इससे संबंधित जो वाद मैंने आपको बताया, वाद बिंदुओं के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट होता है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट होने के बाद किस प्रकार से न्यायालयी प्रक्रिया होती है। और न्यायालयी प्रक्रिया जो इसको ग्रहण करती है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 15 और सेक्शन 17 से गवर्न होती है, धारा 15 और धारा 17 से। उसमें प्रक्रिया दी गई किस प्रकार से उस वाद को ग्रहण करेगा, क्या किस प्रकार से कार्रवाइयाँ चलेंगी धारा 15 और 17 में। तो आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा, और आशा है कि आपको एक वीडियो में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।